अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 2 से 3 मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन मौज़ूआत के बारे में कानून और आइन कहता क्या है। एक हम बात करेंगे कि जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट आई है। अगेन उन्होंने फोर्सफुली मीडिएशन और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे बात की कि ये वाहिद वो हल है जिसके नतीजे में हम जो मुकदमात की लातदाद जो एक कसरत है उसको ख़त्म किया जा सकता है। ये किस तरह से एफिशिएंट है, किस तरह से ये लो कॉस्ट है और किस तरह से ये सीक्रेसी भी पार्टीज़ की मेंटेन रखता है। उन्होंने बहुत दबाव दिया। एक अच्छी जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने लिबरल इंटरप्रिटेशन की, ये बताया कि आम जो सिविल कोर्ट हैं वो स्पेशल सिविल कोर्ट से किस तरह से मुख्तलिफ है। दूसरी उन्होंने बात की कि ये जो बाइस्ड है यानी कि प्रो आर्बिट्रेशन बाइस्ड, ये नेगेटिव नहीं है, इसके अंदर एक पॉजिटिविटी है। और कोर्ट को ये पुश किया कि लोअर कोर्ट्स के पास भी जब ये मामला जाएं तो बात और कोशिश करें कि वो मुकदमात को सालस के ज़रिए जो है वो हल करवाने की कोशिश करें। और दूसरा हम बात करेंगे कि कुछ मुल्ज़मान ने जो 9 मई के थे उनमें से तकरीबन जो है वो 19 को रिलीज़ कर दिया गया एज ए रिज़ल्ट ऑफ मर्सी पटिशन। क्या मर्सी पटिशन जो है वो अपील से मुख्तलिफ होती है या इसके अंदर कोई दूसरे मामलात होते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि जनाब अदलिया का 2024 का ये साल कैसे रहा, उसके अंदर जो है वो क्या क्या उनको 2025 के अंदर चैलेंजेस हैं और 2024 के अंदर कम जो है वो सहूलतों के होने के बावजूद, कम उनको पुष्पनाई होने के बावजूद, एग्जेक्टिव की तरफ से एक प्रेशर होने के बावजूद अदलिया ने क्या परफॉर्म किया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि 4782 के लगभग जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो निपटा दिए गए। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? लेकिन शिकवा भी रहता है कि ट्रायल कोर्ट में जो मुकदमात की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तीनों मौज़ूआत आपस में जुड़े पड़े हैं, इनको तीनों को डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। आज स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मियाँ मोहम्मद नईम, एडवोकेट हाई कोर्ट है। आप पहले भी उन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। अच्छा और एक बेलाग तजिया देते हैं और जानते हैं कि कानून की बात को किस तरह से करते हैं। एक मेहनती वकील के तौर पे जाने जाते हैं और हम इन्हें एडमायर भी करते हैं कोर्ट्स के अंदर। साथ ही साथ फैसल याकूब खान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन तीनों मौज़ूआत के बारे में किस तरह से सोचते हैं और कानून इनके नज़र में क्या कहता है। दिलनवाज चीमा साहब अगेन कंपैरेटिवली यंग लॉयर, नॉट वेरी यंग, बट आप इनको देख चुके हैं पहले मेरे प्रोग्राम में, परमानेंटली मेरे पैनल का हिस्सा होते हैं और बेलाग और जो है वो एक इन डेप्थ तजिया देते हैं और कानून के बारे में बात करते हैं। उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। मियां साहब, आप जो है वो आपसे ही बात का आगाज़ करता हूँ। पहला मौजू हम ले लेते हैं जो ऑनरेबल जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब ने एक जजमेंट दी है, उसके मुतालिक अगेन उन्होंने आर्बिट्रेशन के ऊपर जोर डाला। ना सिर्फ आर्बिट्रेशन बल्कि उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी मुतबादल जो रास्ते हैं अदलिया से हटकर। एक तो पहले ये एक्सप्लेन कर दें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है और इसके क्या फ़वायद हैं, क्यों हमारी अदलिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिए हुए हैं। देखिए, इसमें बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। एक तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, ये एक अरसे से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने आर्बिट्रेशन के हवाले से बहुत काम किया। इसमें स्पेशल कुछ कोर्ट्स भी बनी, एडीआर कोर्ट्स भी बनी और उन्होंने ये एक मैकेनिज़्म दिया कि आर्बिट्रेशन के हवाले से जो अदालतें हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और जो डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली जो कमर्शियल साइड के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। अब उन्होंने एक जजमेंट दी है, बहुत खूबसूरत जजमेंट है। अगेन उन्होंने कहा है कि जो कमर्शियल हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे कमर्शियल मामलात हैं, उनको आर्बिट्रेशन के ज़रिए जो है वो रिजॉल्व होना है। उसमें लेस जो है वो टाइम आपका लगेगा और इसमें आपकी जो है वो लिटिगेशन भी कम होगी, अदालतों के ऊपर बोझ भी कम होगा। और दूसरा उन्होंने इस तरफ जो है वो इशारा किया कि इसमें कॉन्फिडेंशियल जो है वो चीज़ें भी होगी। और उन्होंने बार बार ये कहा कि अदालतों को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और जो बायस्ड की लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो बड़ी पॉजिटिव सेंस में किया कि अदालतों को इस तरफ चलना चाहिए और पार्टीज को जो है वो पुश करना चाहिए आर्बिट्रेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। फैसल, आपकी तरफ आऊँगा। आपने भी ये जजमेंट पढ़ी है और आपने देखा है, पहले भी हमने बात की इसके अंदर। आपको पता है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से भी एक जवाद साहब की एक जजमेंट थी, उसके अंदर भी
اس کے اندر غالباً میڈیشن کا معاملہ تھا, یہاں پہ آربیٹریشن کا معاملہ تھا کہ پارٹی کورٹ میں گئی اور دوسری پارٹی نے سیکشن 34 کی درخواست دی کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ ثالث کے پاس ریفر کر دیا جائے, اور اس کے بعد وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور 3 رکنی بینچ نے, منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اندر رائٹ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شکوہ آتا ہے لوگوں کا کہ جناب آپ اپنے نظام کو ایک ثالث کے حوالے کر رہے ہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جناب وہ ان کی تو ایک مس کنڈکٹ کا پرابلم ہے, وہ تو اپروچ ہو جاتے ہیں اور وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں, کورٹ اس کے اندر کورٹ میں جائیں تو کورٹ میں التوا بڑا زیادہ ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ججمنٹ کو؟ جی تھینک یو اسد پروگرام میں بلانے کا. بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے, جی وہ ڈاؤٹ یہ جو ہے نا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں ریمیڈی ہے کہ اگر آپ ایک ثالث کی کارروائی سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ ثالث کو تبدیل کروا سکتے ہیں. اوکے, آپ وہاں اپلیکیشن ڈال کے, اپلیکیشن فائل کر کے, تو وہاں سے آپ اپنی آلٹرنیٹ ریمیڈی, آلٹرنیٹ ثالث جو ہے مقرر کروا سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر بھی جو ہے آپ کو جو ان کے اوپر پریشر ہے عدالتوں کے اوپر کیسز کا, یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, میڈیشن, پریفرڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ میں وہ ٹرمنالوجی یوز کی گئی ہے, اس کے تحت جو ہے یہ عدالتوں کے اوپر سے جو ہے بوجھ کم ہوگا, لوگوں کی جو سیکریسی ہے وہ قائم رہے گی, ڈسپیوٹ کی سیکریسی رہے گی. اس کے اندر جو بہت ساری فیملی میٹرز ہوتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, تو یہ اس طریقے سے ایک انیشیشن اور ایک اس طریقے سے سیٹلمنٹ ہوگی معاملات کی. اور پھر اس کو آپ رول آف دی کورٹ بھی بنوائیں گے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کے اندر پرووائڈڈ بھی ہے. تو یہ بہت اچھا ایک نیا ایک قانون جو ہے 2017 میں اس کو امپلیمنٹیشن اس کی ان ججمنٹس کے ذریعے کی گئی ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. میں واپس آؤں گا آپ حضرات کی طرف. چیمہ صاحب, آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ بھی اب سینئر ظاہر ہے ہوتے جا رہے ہیں, اور اب اس کے اندر مسئلہ صرف یہ ہے کہ بڑی اچھی ججمنٹ ہے, دیکھا جائے تو جو ہمارے لیٹیگیشن کا جو پرابلم ہے اس کی نفس کے اوپر بالکل انہوں نے ہاتھ رکھا ہے اور ایک راستہ دیا ہے کہ جناب کورٹس کے اندر تو آپ کئی سال لڑتے رہیں گے. ایک اس کے اندر ایک 22 کا لفظ آیا ہے, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ پرو آربیٹریشن 22 کو انہوں نے کہا جی نیگیٹو نہیں ہے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. وہ آپ کا پیرا گزرا ہوگا آپ کی جی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ویسے یہ دیکھیں کورٹس کا انکلینیشن تو یہی ہونی چاہیے. اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے بھٹ صاحب. آربیٹریشن مسلط نہیں کرتی عدالت پارٹیوں کے اوپر, پارٹیاں اپنی اگریمنٹ میں پہلے خود طے کرتی ہیں. اوکے, اگر ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے. ہاں یہ بنیادی چیز ہے. یہ جو ثالثی کا نظام ہے یہ سارا ایگریمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. اگر آپ کے معاہدے کے اندر یہ شک آپ نے شامل کی ہے کہ ہمارے درمیان اگر کل کوئی اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو ہم عدالت سے نہیں بلکہ ثالثی کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تو زیادتی ہے نا کہ اگر آپ ایک اس میں سے فریق کو یہ حق دے دیں کہ وہ عدالت چلا جائے. اصول اس لیے اس کو کہتے ہیں پرو آربیٹریشن بائس. عدالت کا کام ہے جو معاہدہ ہوا ہے ان دونوں فریقوں کے درمیان اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اور اگر انہوں نے یہی طے کیا ہے کہ ہم نے پہلے ثالثی کروانی ہے یا اپنا مسئلہ حل ہی ثالثی کے ذریعے سے کرانا ہے تو پھر عدالت کا تو ان کا حق نہیں ہونا چاہیے جانے کا, مقدمہ کرنے کا. ایک پرابلم جو مجھے ایز اے پریکٹیشنر نظر آیا وہ یہ ہے کہ عام جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں, کمپنیز پرائیویٹ ہیں, دے ول لک آفٹر دیئر انٹرسٹ, وہ ساری محنت بھی کریں گی. ایک سائٹ کے اوپر اگر پرائیویٹ پارٹی ہو اور دوسری سائٹ پہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو تو وہاں پر ثالث کو اپوائنٹ کرتے ٹائم میں نے اکثر اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر کمپرومائز ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کا ایکسچیکر ہوتا ہے, ہمارے آپ کے پیسے ہیں, وہ لوگ بھی کنائونس پہ آ جاتے ہیں. آربیٹریٹر اب ایسا آ گیا کہ جس نے کوئی ایسا ایوارڈ دے دیا جس کے اوپر آپ نظر آ رہے ہیں کہ وہ معاملہ نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جب رول آف کورٹ بننے آئے گا تو تب وہ چیزیں چھانٹی جا سکیں. وہ دیکھیں یہ بات آپ دیکھیں یہ بیلنس آف پاور کی بات ہے. کبھی جو اگریمنٹس ہیں ان کے اندر بیلنس آف پاور ایکول نہیں ہوتا. جس طرح یہ پری سیٹ گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ کا ہی انڈیویجول جو ہے وہ ثالث مقرر کیا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے لو بھائی کرنا ہے کام تو کرو, نہیں کرنا تو جاؤ. وہ پہلے ہی ان کو کانٹریکٹرز کو وہ ون کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے تو گنجائش تو کم ہوتی ہے اس میں. لیکن چیک اس کا یہاں پہ ہوگا, آخر اس نے اگری تو کیا نا. اب اس کا چیک یہاں پہ آتا ہے, ہمارا آربیٹریشن ایکٹ ہے 1940 کا, ہمارا جو بیسک ثالثی کا قانون ہے اس ملک کے اندر, اس کے اندر کافی جو ہے وہ میکنزمز دیے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر آربیٹریٹر بائسڈ ہو, آربیٹریٹر اپنے آپ کو مس کانڈکٹ کمٹ کرے, صحیح طرح نہ سنے,
फरीकों को और उनको हक ना दे अपना अपना जो है मौकफ सामने रखने का वगैरह वगैरह, कई उसके अंदर ग्राउंड्स हैं। तो अवार्ड को चैलेंज करने के भी ग्राउंड्स मौजूद हैं। अब आखिर फिर उम्मीद तो ये की जा सकती है कि गवर्नमेंट के भी अगर इंडिविजुअल्स हैं, कम से कम वो ये तो अपना ध्यान रखें, नजर रखें कि वो सही तरीके से कानून के मुताबिक फैसला करें। नहीं करते तो फिर उसका भी एक तरीकेकार तो है बहरहाल, लेकिन बुनियादी असूल नहीं चेंज हो सकता। अगर आपने अग्री कर लिया है, अगर आपने अपने मुआहदे में ये चीज तस्लीम कर ली है कि हमने इस तरह से अपना जो है तनाज़ुर जो है हल करना या अपना इख्तिलाफ हल करना, तो फिर वही आपको करना पड़ेगा, आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आऊंगा चीमा साहब आपकी तरफ। अब ये सब आपकी तरफ अगेन, आप जो है वो ट्रायल का बड़ा ज़्यादा महारत रखते हैं, हम मानते भी हैं उस चीज़ को, एडमायर भी करते हैं। कानूनी शहादत एप्लीकेबल नहीं है, या तो हम ये मान रहे हैं कि जनाब आपका जो कानून है कानूनी शहादत का वो ठीक नहीं है, आप आर्बिट्रेशन में आप कहते हैं वो नहीं हम एप्लीकेबल करते, इवन फैमिली केसेस में भी नहीं होता, चले ठीक है उसको हम डाइजेस्ट कर जाते हैं किसी तरह से। आर्बिट्रेशन के अंदर जिसके अंदर हाईली कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ह्यूज मनी और पब्लिक एक्सचेकर सम टाइम इन्वॉल्व होती है, अब कानूनी शहादत एप्लीकेबल नहीं है तो उसके अंदर क्या वो उसकी जो एविडेंस है उसकी क्वालिटी को जांचने का, उसको पड़ताल करने का क्या तरीका है कि फिर हमें लगे कि ये इंसाफ हुआ है? नहीं, देखिए इसमें जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कानूनी शहादत के वो तो फॉलो होंगे। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप कानूनी शहादत के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जो एविडेंस उसने कलेक्ट करनी है आर्बिट्रेटर ने या रेफरी जो आपने अपॉइंट करना है, वो एविडेंस कलेक्ट ना करे। एविडेंस तो उसने कलेक्ट करनी है। अब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म मौजूद हैं। अब जो बुनियादी चीज है जो मैं समझता हूँ, चीमा साहब ने भी जो बात की कि पार्टीज को पहले आप एजुकेट करें कि जब आप कोई एग्रीमेंट लिखें, कोई बड़ा छोटा कोई एग्रीमेंट लिखा जाए तो आप उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज रखें। जब आर्बिट्रेशन क्लॉज आप रखेंगे तो फिर उसके तहत मकसद थोड़ा बताएं वो क्या होता है? आर्बिट्रेशन क्लॉज ये है कि जब आपके दरमियान कोई डिस्प्यूट होगा तो आप डिस्प्यूट किराए पर कोई जगह दे रहा हूं उसमें भी आ सकता है, कोई भी किसी जगह पे भी, कोई आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी किस्म का, कोई आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे, कोई बिजनेस कर रहे हैं कि अगर आपके दरमियान दो पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट हुआ तो आप दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, बामी रजामंदी से भी हो सकता है, जो आपका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करवाएंगे। अगर बामी रजामंदी से नहीं होता, विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट जो है, फिर आप कर सकते हैं 34 आर्बिट्रेशन एक्ट की आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और कोर्ट के जरिए आप फैसला करवाएंगे और बिल्कुल उसी तरह से तमाम इख्तियारात अदालत को हासिल होंगे। जो कानूनी शहादत है, लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो भी एप्लीकेबल होगा और वो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अवार्ड बनेगा। वो अवार्ड ऐसे ही है जैसे आपकी डिग्री है, उसको ऐसे ही इंप्लीमेंट होना है। तो इसके लिए लोगों को जो है वो अवेयरनेस की भी जरूरत है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज लाजमी रखें, जो कि हमारे लैग करते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने इस जजमेंट में एक हवाला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का भी दिया कि मुख्तलिफ ममालिक में जब आप अपने लोकल डोमेस्टिक लॉज में इसको जो है वो ज्यादा करेंगे, एम्पावर करेंगे, आर्बिट्रेशन क्लॉजेस डालेंगे, तो इंटरनेशनली जो आपकी ट्रीटीज हैं उनमें एक अच्छा इंपैक्ट आएगा और लोग जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं फैसल आपकी तरफ आऊंगा। फैसल, 2017 के लॉ की आपने बात की, एक जनरल इंप्रेशन ये भी आ रहा है, मियां साहब ने जैसे कहा, अगर मैं किसी एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लास या सालिसी का जो शिक है वो डालना भूल गया हूँ या मैंने नहीं डाली, तो क्या कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज वो मामला जो है वो आर्बिट्रेशन की तरफ या जो है वो आप रिकन्सिलिएशन की तरफ उसको लिया जाए? क्योंकि ये लग रहा है कि एक्ट की जो मंशा है वो ये थी कानून की कि कोर्ट इसके अंदर पहले कोशिश करे कि किसी तरह से वो लिटिगेशन से अवॉइड हो, क्योंकि वंस द मुकदमा स्टार्ट तो आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, एक नस्ल पूरी लगेगी, 20 साल लगेंगे। जी जी, असल में इसमें यह है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर सालसी का आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है मौजूद, ठीक, तो फिर तो वो आर्बिट्रेशन पे उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक, फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है 2017 का। उसके तहत उनको आप कोर्ट जो है उनको कह सकती है कि आप इस ऑप्शन को भी कंसिडर करें। कंसिडर करके अगर आप दोनों पार्टीज कंसेंट करती हैं, उनके लॉयर्स कंसेंट करते हैं, तो उसके पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सेंटर है लाहौर में, सेशन कोर्ट लाहौर के साथ। ठीक, वहाँ जाके वो उसमें जाके वहाँ वो उनकी फाइल भेज दी जाती है, वहाँ दोनों पार्टीज पेश होती हैं, अपने डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज़ को।
اور ریزالو ہوتا ہے, ریزولوشن ہوتا ہے, سیٹلمنٹ ہوتی ہے, ایوارڈ ہوتا ہے, اور پھر ایوارڈ کورٹ میں واپس بھیجا جاتا ہے. اوکے, اور جب وہ کورٹ میں واپس آتا ہے تو اس پہ ایک ججمنٹ اور ڈکری پاس ہوتی ہے, یعنی کورٹ اس کو جانچ پڑتال کرتا ہے کہ کہیں انصاف ناانصافی نہیں ہو. کورٹ کی سپرویژن کسی بھی مقام پہ نہیں ہٹائی جاتی. اوکے, کورٹ کی سپرویژن موجود رہتی ہے. جب کورٹ کی سپرویژن وہاں موجود ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کورٹ اس کو ججمنٹ اور ڈکری پاس کرتی ہے. ڈکری پاس کرنے کے بعد پھر وہ اس کو ایکسیکیوشن میں لے کے جایا جاتا ہے. اور کورٹ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ سی پی سی کے تحت ایکسیکیوٹ کرے. سول کورٹ کے پاس ایز اے ڈیمز فٹ, یعنی اگر سول کورٹ جو بھی ایک جائز طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو یہ بالکل بہت ایک ہمارے قانونی سسٹم کے اندر یہ بہت ایک اچھا پہلو جو ہے اجاگر کیا جا رہا ہے عدالتوں سے. بالکل ٹھیک ہے. ایک میں چیز کرنا چاہوں گا, اس میں ایک سیکشن ہے ہمارا سول پروسیجر کوڈ میں 89A. اگر کسی وجہ سے ایگریمنٹ کے اندر یہ کلوز نہیں بھی رکھی گئی تو پھر بھی ود دی کنسنٹ آف دی پارٹیز, جو سول کورٹ ہے, جو جج صاحب ہے, سول جج صاحب ہے, وہ میٹر ریفر آربیٹریٹر کو کر سکتے ہیں, لیکن ود دی کنسنٹ آف پارٹیز وہ ہوگا. ود دی کنسنٹ آف پارٹی. چیمہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حوالہ دیا کہ ایک نیا قانون جو ہے وہ 18ویں پیرے کے اندر, اسی ججمنٹ کے اندر, آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ نیا قانون بھی آربیٹریشن کے لیے 1940 کا ہے, وہ 24 کا چل رہا ہے. بالکل یہ پڑھا ہے اور انہوں نے تھوڑا سا پش کرنے کی کوشش کی, یاد دہانی بھی کروائی کہ پینڈنگ ہے اس کا کچھ کر لیں. یہ منصور علی شاہ صاحب بطور ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جو ایک جس نے اپنی ایک عمر بھی گزار دی اور جو لیٹیگیشن کو سمجھتے بھی ہیں اور سارا انہوں نے دیکھا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جو بیک لاک ہے کیسز کا, اس کے اندر آپ کسی لیٹیگنٹس کو یہ تو نہیں منع کر سکتے کہ آپ کیس نہ فائل کریں. ظاہر ہے یہ ان کا اشارہ تھا کہ نئے لاء کے اندر کیا کوئی اس کے اندر کوئی آپ سمجھتے ہیں نئے لاء میں کیا امپروومنٹس. وہ تو خیر میں نے ڈرافٹ بھی دیکھا, اس میں کئی چیزوں نے اپڈیٹ کیے. 24 کا یہ ڈرافٹ بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور ہم لوگوں کو تو کافی ایک ٹائم پہ امکان بھی لگ رہا تھا کہ اب اینی ٹائم پاس ہونے لگا, لیکن پھر وہ معاملہ نہیں ہو سکا فالو تھرو. بٹ صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں بات کرنے کی ججمنٹ, جو یہ ججمنٹ ہے, یہ تو چیزیں ازل سے ہی مطلب بڑے عرصے سے طے ہے نا جی کہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ہونا چاہیے. اب اس ججمنٹ میں کیا بات خاص ہے یا آگے کہاں پہ لے کے گیا قانون, یہ جو ججمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا آربیٹریشن ایکٹ تھا, ثالثی ایکٹ تھا 1924 کا, 1940 کا, اس میں یہ دیا ہوا تھا سول کورٹ. ٹھیک ہے جی, سول کورٹ کا لفظ اس میں شامل ہے کہ اگر سول کورٹ کے جو زیر اختیار کوئی بھی مقدمہ ہوگا وہ اسی سول کورٹ میں وہ پھر دائر ہوگا آربیٹریشن کا ایوارڈ. ٹھیک ہو گیا. آج تک تصور کیا جاتا تھا عام سول کورٹ اس کو, اور اس کی وضاحت بھی نہیں تھی کیونکہ کیا دوسری عدالتیں جیسے اس کیس میں تھی کمپنی بینچ آف دی ہائی کورٹ. جی جی, اس کیس میں کیا تھا کہ کمپنی کے شیئر سے ریلیٹڈ میٹر تھا, ہائی کورٹ میں چل رہا تھا. اب کمپنی بینچ ہائی کورٹ کا سول کورٹ تو نہیں ہے, عام سول کورٹ جو ہم تصور کرتے ہیں, لیکن سول جورسڈکشن کی کورٹ تو وہ ہے, کام تو دیوانی ہے نا, یہ فوجداری عدالت تو نہیں ہے. یہ اس ججمنٹ میں وضاحت یہ جج صاحب نے کی ہے کہ اس طرح کی بھی جو عدالتیں ہیں جو سول کورٹ نہیں ہے خالص لیکن سول جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی ہیں, اسپیشل جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی ہیں, ان کو بھی سول کورٹ تصور کیا جائے گا 1940 کے قانون کے تحت. اور ان میں جو مقدمے چلنے تھے جس طرح یہاں پہ چل رہا تھا, ایک سیکشن 126 کی پٹیشن ہوتی ہے کہ شیئرز میں فراڈولنٹلی چینج کیا گیا ہے, رد و بدل کیا گیا ہے. جج صاحب نے ہولڈ کیا کہ اس طرح کے مقدمے میں بھی آربیٹریشن ہی اپہولڈ ہوگی اگر معاہدے میں درج ہے, اور ایوارڈ جب آئے گا تو وہ سول کورٹ میں دائر نہیں ہوگا, وہ اسی اسپیشل بینچ میں ہوگا. اگر وہ ہائی کورٹ سن رہا ہے تو پھر ہائی کورٹ میں براہ راست درج ہو جائے گا. یہ ایک مطلب ایک نیا اس میں ڈیفینیٹلی لا کو ڈیولپ کیا گیا ہے. اچھا, ایک جو اسپیشل بینچ ہے جو آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں, ان کے اندر ان کی ججمنٹ کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے وہ شخص جس کے اوپر آربیٹریشن کا یہ کلوز اپلیکیبل, اس کی ایک لبرل انٹرپریٹیشن کی گئی. وہ کیا اس میں جج صاحب نے ہولڈ کر دیا, وہ پروویژن جو ہے ریپروڈیوس کر کے اگریمنٹ میں سے بھی کہ سارے رائٹس ٹرانسفر ہو گئے تھے نا, تو پھر انہوں نے کہا وہ تو آپ کی سسٹینیبل پوری ججمنٹ میں جو سب سے خوبصورت چیمر صاحب نے جو بات کی, سب سے خوبصورت بات جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے لفظ کورٹ کی اور سول کورٹ کی, یہ بہت اچھی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اور بڑا کچھ اس ججمنٹ سے جو ہے وہ وکلا کو سیکھنے کو بھی ملا ہے. اور یقیناً جب وکلا صاحبان یہ ججمنٹ پڑھیں گے تو جو ہے وہ ایک
नई चीज़ जो है वो सीखने को मिलेगी। नाज़रीन, बड़ी अच्छी जजमेंट है, क्या खूबसूरत लिखते हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, और यही एक मसला है जिसका हल जब मिलेगा तो लिटिगेशन कम होगी और मुकदमात शायद एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर। सॉरी, आपकी कंक्लूजन से इंटरप्ट करूं, एक बात करनी यहाँ पे बहुत जरूरी थी। देखें, ये जो जज साहब ने आखिरी जो पैराग्राफ लिखा है, अहमियत इसकी दी है और क्यों बायस का, वो सारी बात मैं करना चाहता था। इसके पीछे थ्रस्ट क्या है? देखें, सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है कमर्शियल मैटर्स में। वो ठीक है, प्रॉपर्टी और वो दूसरे इश्यूज भी आ सकते हैं, बट आर्बिट्रेशन जनरली इंटरनेशनली भी जो ज्यादा इसकी यूटिलिटी होती है कमर्शियल मैटर, लेन देन के मामला जो होते हैं, कंपनीज के होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं, कारोबारी मामला होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आपके मुल्क में बदकिस्मती से कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्समेंट खत्म हो गई है। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कोई इन्फोर्स करने वाला नहीं है। चेक की जो है किसी ने खिलाफ वर्जी की, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। हम समझते हैं सिविल कोर्ट जो है जाएंगे तो अरसा लग जाएगा, लोग आपस में कोई मामला तय करके मामला तय कर लेते हैं। इस सिचुएशन में होता क्या, कारोबार को नुकसान होता है और फिर इनडायरेक्टली इकोनॉमी को इसका नुकसान होता है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को उठाने के लिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट होनी बहुत जरूरी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसके पीछे जो जज साहब का बेसिक थ्रस्ट है वो ये है कि आप अपनी इन्फोर्सेबिलिटी, अगर अदालतों को हम ओवरनाइट बेहतर नहीं भी कर सकते तो कम से कम ये एक तरीका है कि कमर्शियल मामला जो है कम से कम उसके अंदर इफेक्टिव आर्बिट्रेशन होनी शुरू हो जाए, तो उससे भी जो है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स जो है रिजॉल्व होते हैं और ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर इन्वेस्टर का इकोनॉमी के अंदर। असद, इसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी कोई मेरे ख्याल में 1 महीना पहले सिंगापुर कन्वेंशन वो भी साइन रेटिफाई कर लिया है, उस पर दस्तखत कर दिए, उसका पार्टी बन गया। सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो डिसीजंस हैं, अवार्ड्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ था, वो 2018 का कन्वेंशन है, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रेटिफाई कर दिया। तो ये जजमेंट्स जो हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, वो कानून जो कन्वेंशन है वो इन जजमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा और एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, एक कंड्यूसिव इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हम इनवाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट पिछली भी कर रही थी, ये प्रेजेंट भी आने वाली भी करेंगी, तो वो उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा कि डिस्प्यूट कमर्शियल एक्टिविटी में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, उसकी रेजोल्यूशन के लिए एक बड़ा स्मूथ सिस्टम जो है वो मुझे चीज़ नज़र आ रही है को इंट्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये जो कन्वेंशंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इस तरह के जो डिसीजन आते हैं वो एक मशले राह होते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट हैं, उनके अंदर भी ट्रेनिंग, उनके अंदर भी लीगल एक्टमेंट जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर, ताकि वो इन चीज़ों को समझ कर, क्योंकि एज ए लॉयर जब हम एक जजमेंट पेश करते हैं तो अक्सर लॉयर कम्युनिटी का ये शिकवा रहता है कि जनाब इसको उस तरह से नहीं समझा गया या नहीं लिखा गया, तो वो भी एक पहलू जो है उसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक अच्छी जजमेंट है, पढ़ने के काबिल है और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 जो है वो साल कैसा रहा है हमारी जुडिशरी के लिए, और 2025 के अंदर कौन कौन से जो मामलात हैं या कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा हमारी जुडिशरी को, ताकि उसके अंदर बेहतरी आ सके। मियाँ साहब, अगेन आप पहले थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि 2024 में आपने क्या देखा है एज ए लॉयर, और फिर आप 25 में क्या देख रहे हैं एज ए चैलेंजेस। 2024 का जो साल था, अगर ओवरऑल हम इसका इहाता करें तो कोई बहुत अच्छा जो है वो कुछ साल नहीं था, लेकिन एंड पे आके जब सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बने और जो आम लिटिगेशन के केसेस जब शुरू हुए तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पोजल हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्पोजल जो है वो नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और जब ये बेंचेस बने, ये नए चीफ जस्टिस हमारे आए तो इन्होंने बेंचेस बनाए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्पोजल और इंसाफ हुआ और केसेस जो है मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में, ब्रांचेस में लगे। लेकिन मैं अगेन होपफुल हूँ इस हवाले से कि हमें इसी जुडिशरी से उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमने इधर ही काम करना है, जैसे भी हैं हालात, इन्हीं हालात से ही कोई अच्छा जो है वो चीज़ें निकलनी है। जजेस की तादाद बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कोई 2025 में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लेना है तो हमें हाई कोर्ट के अंदर जो बर्डन है उसमें जजेस की तादाद बढ़ाना होगी, जो लोअर जुडिशरी है उसमें हमें जजेस की तादाद बढ़ाना होगी, उनका मैकेनिज्म एक बनाना होगा, ताकि 2024 की जो गलतियां हैं जो हम नहीं कर पाए, अब हम पीछे को जो है वो पीटते रहे कि 2024 में ये नहीं कर पाए, तो क्या 2025 में भी नहीं करना।
2025 में अगर हमने करना है या आइंदा हमने करना है तो इसके लिए हमें एक बैठ के मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो कि बहुत जरूरी है, और उसके लिए लोअर जुडिशरी को जो है वो आपको एम्पावर भी करना पड़ेगा और उसकी तरफ तवज्जो भी देना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया मियां साहब का। फैसल आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मेन जो मसला है, जो लिटिगेंट है हमारा, ये लॉयर हैं जो हमारे प्रैक्टिशनर, वो ये कहते हैं जी ऊपर वाली अदालतों के अंदर ठीक है, नीचे एनवायरनमेंट भी नहीं है, ठीक है, एक ब्लेम लॉयर कम्युनिटी पे भी आता है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। हम दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं तो दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन क्या देखते हैं आप, 2024 कैसा रहा और 25 के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या बताएंगे आप? जो असद आपकी पहियों वाली बात है ना, हम दोनों पहिए बराबर नहीं है। एक पहिया बहुत बड़ा है और एक पहिया बहुत छोटा है। नहीं, हम छोटे हैं जी, आप जो भी समझ ले बेहतर समझते हैं। तो अच्छा, अब जो बात मियां साहब ने की ना, मैं इनकी इस बात को आगे लेके चलूंगा। जी, जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है ना, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। देखिए ना, ऑन हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो जाते हैं तो ऑलरेडी उनके पास एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है। ओके, उनको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज होती है कि मैटर को कैसे आपने टेकअप करना है, प्रोपोजिशन को कैसे करना है, उसको डिसाइड कैसे करना है, एसेस कैसे करना है और जजमेंट कैसे डिलीवर करना है। ओके, जो इशू आता है ना, क्योंकि मैं सिविल कोर्ट, जैसे मियां साहब प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ सिविल कोर्ट में। जी, और सिविल कोर्ट में जब आप केस लेके जाते हैं, अब मैं एक प्रोपोजिशन लेके गया नेक्स्ट फ्रेंड की, नेक्स्ट फ्रेंड जो जैसे गार्डियन होता है, गार्डियन रिलेटिव्स, नेक्स्ट फ्रेंड भी पॉइंट होता है, और जज साहब को समझ ही ना आए। अब उन्होंने रखा कि जी अच्छा मुझे आप असिस्ट करें, उन्होंने फिर एक डेट मुकर्रर की इस महीने की। ओके, तो वो फिर अब मैंने जो है वो जाके उनको असिस्ट करना है कि जी नेक्स्ट फ्रेंड का क्या इस्तेलाह कानून के अंदर इस्तेमाल कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि माइनर ने अगर कोई सूट कोई केस करना है तो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होता है। अब वो जज साहब को ये बात नहीं पता थी, ठीक ठीक, क्योंकि वो बात ये है कि इनको ट्रेनिंग, बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवानी चाहिए और प्रैक्टिकल लॉयर्स के जरिए कहना चाहिए, और ऑनरेबल जजेस करते हैं, मगर इनको स्ट्रेंथन इस तरीके से होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और इश्यूज को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, और वंस यू आर अपॉइंटेड इनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होना बहुत जरूरी है। और जिनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो 26th अमेंडमेंट के अंदर बात की गई है फॉर सुपीरियर जुडिशरी, वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए भी होनी चाहिए। ठीक ठीक, मैं और अगर जहाँ परफॉर्मेंस नहीं है, जहाँ जजमेंट्स वो प्रॉपर रेंडर नहीं कर रहे, ठीक, तो उनको फिर उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं चीमा साहब की तरफ आऊंगा। चीमा साहब, आपसे तो मैं शुरू करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि लोअर कोर्ट में नहीं, आप क्योंकि ऊपर से हारे तो आपसे ऊपर से इतना ऊपर ना लेके जाए। अच्छा, ये बंदे को नीचे ही रहना चाहिए। कहा जा रहा है कि जमहूरियत के लिए, ये तो हम बात कर रहे हैं आम लिटिगेंट्स की, लेकिन ओवरऑल जमहूरियत के लिए क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जनाब बल्ले वाली जजमेंट आ गई, आपने जो है वो जो इसके अंदर आपको पता है जो पार्लियामेंट के अंदर किसी दूसरे को वोट दे दिया पार्टी से डिविएशन का, उसके अंदर जजमेंट आ गई। फिर इस तरह की बातें हैं। फिर ये है कि अभी फुल बेंच जो है वो आईनी तरमीम पे नहीं बना, उसके ऊपर भी बात हो रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब इसके अलावा आप जो मुकदमात हैं उनको आप सिर्फ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी तो जाहिर है लॉयर कम्युनिटी बात करेगी, वो लोग जो इसमें जानते हैं वो बात करेंगे। क्या कहेंगे? देखें भट्ट साहब, सही देखें, ये आपने साल की बात की, ये साल पाकिस्तान के अक्सर जो हिस्टोरिकल आप एनालिसिस करें, कई ऐसे साल गुजरे होते हैं जिसमें हमारी जुडिशरी के ऊपर बहुत चैलेंजेस का सामना होता है, और एक डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, हमारा निज़ाम एक एवोल्यूशन में से गुजर रहा है, बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स भी हुए इस प्रोसेस में। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें हमारी आला अदलिया को भी इस साल में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, वो सबको ही पता है। जो कुछ बहुत बड़े बड़े मुकदमे थे, इलेक्शन हुआ इस साल के अंदर, उसके बाद जो रिजर्व सीट्स के मामला थे और कितने मिलिट्री ट्रायल्स वाले केसेस थे, एंड सो मेनी अदर्स। बट दिस इज नॉट एक्सेप्शनल। आप उससे पिछला साल देखेंगे, उससे पिछला साल देखेंगे, उससे पिछला साल देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे अदालतों के ऊपर ये बर्डन हमेशा ही रहा है, ये बादल हमेशा ही रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कई स्पाइक हो जाते हैं साल और कई थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन ये कभी हटा नहीं। सब आम आदमी ये कहते हैं कब ये झटेंगे बादल, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। बट साहब देखें, बात आपकी ठीक है, इंस्टेड के हम अदालतों को ऊपर सारा बोझ डाल के फिर अदालतों की तनकीद करें। मैं हमेशा बात करता होता हूँ, लोगों को शायद पसंद भी ना आए, लेकिन हकीकत है किसी भी निज़ाम में, सियासी निज़ाम में, जब सियासी मामलात आप मुकम्मल तौर पे अदालतों के ऊपर उसका बर्डन डालना शुरू कर देंगे, तो फिर सिस्टम के ऊपर प्रेशर जितना आता है वो कभी कभी सस्टेन नहीं होता। इसकी बैनुल अक़वामी भी आपको मैं मिसालें दे सकता हूँ। ये यूएस के अंदर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, पार्टी लाइन्स पे जजमेंट्स आ जाती हैं,
बुश वर्सेस गोर इसकी बहुत मशहूर मिसाल है अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेट्स जजेस ने डेमोक्रेट वोट दिया, रिपब्लिकन जजेस ने रिपब्लिकन वोट दिया, 4-5-4 की मेजोरिटी से वो सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन का फैसला किया। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने दरख्वास्त दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने नहीं सुननी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत इख्तियार होता है ना सुनने का। तो क्यों? विजडम उसकी ये थी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल डिस्प्यूट के अंदर एंटर करेगी, हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्प्यूट के अंदर, जिससे तख्ते का फैसला होगा, हुकूमत किसके पास जानी है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मजबूत होके नहीं निकलती, कमजोर होके निकलती है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। क्या फिर फॉलोइंग द लाइन ऑफ अमेरिकन कोर्ट्स हमें कोर्ट्स को चाहिए था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मामला रिमांड कर देती और उसको भेज देती वापस पार्लियामेंट के अंदर? डिपेंड करता है ना बट साहब, आपने जूरिस्प्रूडेंसेस ऐसी बना ली हैं। देखें क्या कुछ नहीं होता रहा। एक वक्त ऐसा गुजरा था, मुसलसल 2-2 महीने बाद एक डायरेक्ट पिटिशन आती थी, फलाने बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देना, हल कर दे फॉर लाइफ, क्योंकि उसके अकाउंट के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी रह गई है। ये कुछ होता नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बराह रास्त 184(3) में ये पिटिशन सुनी है। कईयों को उसने कहा ये क्लियर है, कईयों को उसने नाअहल कर दिया जिंदगी के लिए। ठीक, ये हुआ है ना। दीज आर द हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। अब वहां पे ना कोई अपीलें थी ना कुछ, डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप की, उनका फैसला सुना दिया। उसके अंदर विक्टिम रहे, दूसरे लोग रहे, कितने ही हैं। बहुत ख्वाजा आसिफ का केस है जिसमें वो ऑन द अदर साइड जजमेंट आई। पॉलिटिकल डिसीजन कभी भी पॉपुलर नहीं होते। ठीक वो जूरिस्प्रूडेंस आप अगर देखें सामने रखें ना सारे केसेस, तो उसमें असूल भी कभी कभी अखज करना इतना आसान नहीं होता, कंसिस्टेंसी डेवलप करना कि क्या चीज डिस्क्वालीफाई करती है और क्या चीज नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात मैं ये कर रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट्स हमारे मुल्क में बन गए। ठीक, द कोर्ट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट मैं कोर्ट से ज्यादा आप जो कह रहे हैं ना कि क्या करें, अपने दरवाजे बंद कर दें, उस पर भी तनकीद होगी। ठीक, हमें ये चीज पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और एज अ सोसाइटी इसमें अवेयरनेस डेवलप करनी है। और ये कोई लंबी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ इस पिछले 1 साल 1.5 साल की पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद एक अवेयरनेस जरूर पैदा हो रही है लोगों के अंदर। जितनी हुकूमतें तेज रफ्तारी से बदली हैं, लोग समझ रहे हैं कि यार इस तरह जो हम पावर में होके करते हैं, तो हमारे जब हम आउट ऑफ पावर होते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है, हमारे साथ भी वही होता है। ये अवेयरनेस आ रही है, ये अवेयरनेस आ रही है। मियां साहब आपकी तरफ ठीक है, ये पॉलिटिकल मामला आप अगर आप साइड पे रख दें, एक आम जो शख्स है, एक आम जो मुकदमेबाजी है, जो जिसका मुकदमा उसके गले पड़ गया है, हमारे मुल्क का शहरी, वो आता है आपके सिविल कोर्ट के अंदर या सेशंस कोर्ट के अंदर या मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके अंदर बड़ी भीड़ है, बड़ा रश है और पार्किंग की नहीं जगह है। ये तो बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं। इनको एक तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि आर्बिट्रेशन, हम इस तरह की जजमेंट डिस्कस करें, लेकिन आपको कोर्ट्स बंद तो नहीं करने। उसको क्या इस्लाह करें, ट्रेनिंग करें, जजेस की तादाद ज़्यादा करें, बेहतर इन्वायरमेंट करें या फाइन करें, क्या करें? देखिए, इसमें जैसे कि पहले भी इस पे बात हुई कि जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं वो आपके टोटल लिटिगेशन का 1% भी नहीं होंगे। लेकिन आपकी अदालतें बस वो क्योंकि हाई फेम केसेस होते हैं तो सारी तवज्जो उनकी बन जाती है। अब आ गया बेंच, हो गया आईनी बेंच। अब जो आम लिटिगेशन के लिए आपने देखना है, जिनके 99% जो आम लिटिगेशन है, आम लिटिगेंट है, उसके केसेस है। अब उसके लिए क्या है, कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 काम आपने करने हैं। मैं ये समझता हूं कि लॉ जुडिशरी के लिए 3 काम कर लें तो आपकी लॉ जुडिशरी बेहतर हो सकती है। सबसे पहले जो एक आम सिविल कोर्ट में दावा दायर होता है वो 10 से 15 साल मिनिमम ले जाता है डिसाइड होने में। किस जगह पे जो है वो डिले होता है, वो नोटिस की सर्विस पे, प्रोसेस सर्विस पे डिले होता है। अगर आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना दें जैसे हाई कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर वुकला को या हमारे जो क्लर्क्स हैं या पार्टीज को ये इख्तियार नहीं है कि वो नोटिस भेजें। आपने एक फीस जमा करवानी है प्रोसेस सर्वर की और उधर से हाई कोर्ट से ही नोटिस चले जाना है। अगर आप इस तरह का मैकेनिज्म बना दें तो जो हमारी अदालतों के अंदर फेक जो TCS की रसीदात और AD की रसीदात हमें मिलती है वो रुक जाएंगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जदीद डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे जो प्रोसेस हैं उनको मंसूर अली शाह साहब ने ही वो अपने मोबाइल भी जो दिए थे, एंड्रॉयड मोबाइल भी को जब वो किसी की सर्विस करवाएं तो उसकी तस्वीर ले लें। और दूसरा जो है वो जजेस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बट सब आप बड़े हैरान होंगे, मैंने चंद दिन पहले एक हाई कोर्ट में एक केस के दौरान मैंने सर्च वर्क किया तो एक हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस में से एक जज साहब हैं, उन्होंने एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लॉ के ऊपर फैसला दिया जो कि आज से 15 साल पहले रिपील हो चुका है।
यानी कि जजेस को जो मॉडर्न जो हमारी अमेंडमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनसे वाकफियत नहीं है। जजेस की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपने जजेस को सिखाना है, कोई बंदा भी जो है वो हरफे आखिर नहीं होता। लेकिन मियां साहब इसके अंदर तो हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट आते रहते हैं वो। नहीं, ऐसे नहीं, आप रिफ्रेशेस कोर्सेज करवाते जाएं हर 6 महीने बाद। आप सिर्फ हाजिरी ना जज साहबान के लिए, उस अच्छा अकेले जज साहबान के लिए नहीं, मैं समझता हूं कि ये वकला साहबान के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप उनकी ट्रेनिंग करें, जो अमेंडमेंट सारी उनके ऊपर बताएं। और तीसरी बात जो मैं समझता हूं कि आप जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्च वर्क के लिए आपके जो है वो बैठे हुए हैं, स्टाफ मौजूद है, और हाई कोर्ट के अंदर आपके जो जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपके जो सिविल जजेस हैं वो सर्च वर्क करते हैं। आपने उनको डिप्यूट किया हुआ है। इसी तरह का एक डिपार्टमेंट आप नीचे सिविल कोर्ट में बनाएं। सिविल जज के पास तो बेचारे के पास वेबसाइट नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, वेबसाइट आप उसमें जो है वो एक डिपार्टमेंट बनाए जो कि सिविल जज अपनी प्रपोजिशन उस डिपार्टमेंट को भेजे, वहां पे वकला साहबान जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आए वो जज साहब को जो है वो सर्च वर्क करके दें, क्योंकि सारा बर्डन मतलब सारा बर्डन जो है वो सिविल जज के ऊपर है। उसी की जजमेंट ने जो है या एक मजिस्ट्रेट के ऊपर है, उसी की जजमेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। हम आमतौर पे ये कहते हैं कि वकील का जज का गलत किया हुआ तो ठीक हो सकता है, लेकिन वकील का गलत किया हुआ ठीक नहीं हो सकता। तो जज साहबान को जो है वो ज्यादा आपने जो है वो लॉ नोइंग करना है ताकि बेहतर क्वालिटी जजमेंट आए। मियां साहब का बड़ा अच्छा पॉइंट आया फैसल, ट्रेनिंग की बात की है। मैं अपने हमारे कुलीग भी हैं, हमसे जाते हैं, हमारे वो जानने वाले भी सारे लोग होते हैं, नई फैसिलिटीज़ नहीं है उन बेचारों को, ना लाइब्रेरी है। फिर यह है कि चलो गाड़ी की हद तक ठीक है, कोर्ट के अंदर इन्वायरमेंट नहीं चले वो भी एक अलग बात है। बेसिक इक्विपमेंट जो है आपका लाइब्रेरी का, बुक्स का, ऑनलाइन लाइब्रेरी का, वो तो हर एक सिविल जज को मैजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए। वो ही नहीं है तो फिर ट्रेनिंग तो फिर मियां साहब बड़ी दूर की बात है। असद मैं इसमें ना इसको इस पहलू से देखता हूँ कि फॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ठीक, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इसका फैसला कर ले कि मैंने अपनी सबऑर्डिनेट जुडिशरी को, मातहत अदालत को मजबूत करना है और उसको तमाम किताबें ऑनलाइन पोर्टल्स सब प्रोवाइड करने हैं ताकि वो एक बेहतर फैसला और बेहतर जज बन सकें, बेहतर फैसला कर सकें, तो उनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। मैं इसकी जिम्मेदारी ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उसको ठहराता हूँ। ओके, मैं ज़रूरी मैं समझता हूँ क्योंकि मैं जब कब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपेयर बिफोर एवरी कोर्ट, आई अपेयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट, आई अपेयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो मैंने ये बात देखी है बिल्कुल ठीक, फॉर सुप्रीम कोर्ट, फॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, बिल्कुल। ये कोई चीज़ नहीं हो रही क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा। बात ये कि थोड़ी एक बात ये भी की जाए कि बड़े मुश्किल एनवायरनमेंट के अंदर भी काम करते हैं हमारे जो सिविल जज हैं। इवन हाई कोर्ट की भी बात की जाए तो अब वो इस तरह का उनका रह गया मामला कि हमें पता है केस लेफ्ट ओवर हो रहे हैं। अब वो भी एक मशीन तो नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर बैठा शख्स भी हमसे ही गया, कल को आप चले जाएं, कोई भी चले जाए, फैसल चले जाए, मियाँ साहब चले जाएं, तो बात यह है कि उधर जब जाते हैं हम तो उधर की प्रॉब्लम देखें तो हमें लगता है उधर क्या सीन है, क्या देखते हैं आप? देखिए हाई कोर्ट का तो ज़ाहिर प्रॉब्लम, एक तो शुक्र है उस पर काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन 10 जजेस की 10 अनफॉर्चुनेट है ये। मैं चाह रहा था कि ज़्यादा हो और कम से कम अगर पूरे नहीं तो लार्जर चंक तो हो जाए, क्योंकि काफ़ी अब वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट के अंदर। 25 और 35 मेरे ख्याल सिटिंग जजेस हैं, तो दैट्स अ लॉट। तो फुल स्ट्रेंथ पे आप कम से कम हाई कोर्ट को तो लेके जाएं, और उस पर भी बहुत देर अब हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये जल्द इसका भी कंक्लूजन होगा। दैट्स वन, जस्ट सिंपली वैकेंसीज को फिल करना तो एक काम है। आपके बड़े सबसे सूबे का हाई कोर्ट आधे पावर पे तो नहीं फंक्शन कर सकता ना। लेकिन अब आपने इतनी बात की लोअर जुडिशरी में भी, देखें बहुत लंबी बात नहीं करूंगा मैं, जाहिर है मियां साहब ने अच्छी बातें की सारी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। देखें भट्ट साहब, बात ये है हमें खुद भी जिम्मेदारी इसमें कबूल करने की जरूरत है। देखिए आपकी कोर्ट्स का जो कल्चर और एनवायरनमेंट है उसको इस तरह किसने बनाया? बाहर से तो आके किसने ना बनाया। आप जिम्मेदार है ना। आप जब जाते हैं आप महसूस करते हैं ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप महसूस करते हैं हाई कोर्ट का एनवायरनमेंट बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट का उससे बेहतर है। किसने आपको मजबूर किया कि आप सिविल कोर्ट का और सेशन कोर्ट का ये माहौल बनाएं? किसी ने मजबूर तो नहीं किया। जब ये बिल्डिंग्स शुरू में बनी थी
बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, साफ सुथरी बिल्डिंग्स थी। सेशंस कोर्ट की बड़ी अच्छी नई बिल्डिंग बनी थी। मतलब एक लाइटर नोट पे बात करते हैं, आपने कभी सिविल कोर्ट में विटनेस बॉक्स को विटनेसेस के लिए इस्तेमाल होते देखा है? मैंने जो फैसिलिटी बनाने वाले ने बनाई, उधर जमगट्ठा बना होता है क्लर्क्स का, एसोसिएट्स का, जो तारीखें ले रहे होते हैं। अदलिया को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं दुनिया में रेटिंग कम है, लेकिन एज ए लॉयर कम्युनिटी भी हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हम लॉयर ही हैं जो अर्जेंटमेंट मांगते हैं, तारीखें मांगते हैं केस के अंदर, और स्ट्राइक्स भट्ट साहब, और स्ट्राइक देखें जब कभी कोई लेना लगता है स्टेप्स का मामला काफी बेहतर हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें समझ आ रही कोई बात नहीं होती, लेकिन भट्ट साहब जब वो तो इसको डिस्करेज करते हैं। देखें, ये मेरे भाई साहब अग्री करेंगे, जब कोई इकदाम आता है मॉडर्नाइजेशन का, आईटी का, इसको फास्ट ट्रैक करने का, मुकदमात को बेहतर करने का, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हम ही करते हैं। चीमा साहब आप ही इसी पे पॉइंट दे दें। अभी रहम की अपील फाइल की गई है 9 मई के मुकदमात के अंदर। आपको पता है कि तकरीबन जो है वो कहा जा रहा था कि काफी मुल्ज़मान 89 के करीब जो है कन्विक्ट हुए, 19 जो है उनको छोड़ दिया गया है। अपील करके आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने गुनाह को, अपने जुर्म को, फिर आपकी सजा माफ होती है या नहीं? जहाँ तक मेरी इस पे इल्म है, ये मर्सी पिटिशन से बिल्कुल डिफरेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की ये प्ली होती है। ये सिर्फ मर्सी जिस तरह आप पार्डन मांगते हैं या पार्डन ग्रांट कर देता है प्रेसिडेंट, ये वो इख्तियार होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कि जो भी मुकदमा था उसको छोड़ें, आपको जो है वो रिलीज किया गया, ये उस नेचर में है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे जो पता लगा कुछ लोग इसमें से मेडिकली भी उनके थे प्रॉब्लम्स, आई थिंक एक आधा शख्स व्हील चेयर बाउंड था, थिंग्स लाइक दैट, तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। बिल्कुल ठीक है। फैसल आपका क्या टेक है इसके अंदर? जो है वो एक तरफ जुरिसडिक्शन चैलेंज हुई पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला होना है, दूसरी तरफ ये हो रहे, तो अच्छा है मामला रिजोल्व हो जाए। जी, अभी देखिए ना, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं दी, अभी तो वो फुल बेंच बनना है नहीं बनना, वो तो अभी बात की बात। ठीक। तो मर्सी पिटीशन का जो अब जारी बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने इसका फैसला दिया है, और मिलिट्री कोर्ट्स आर आंसरेबल टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक, जो टॉप हेड हैं आर्मी के। ठीक, तो मर्सी पिटीशन उन्हीं के पास लाया करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक आप समझिए दरखास्त होती है ये, ठीक, और उनके ऊपर उनकी डिस्क्रेशन होती है कि उन्होंने फैसला करना है या नहीं, इस पे फैसला करना है, उन्होंने मर्सी देनी या नहीं देनी। ठीक, तो इसको आप समझे कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसमें कोई जुडिशियल यानी जो क्वासी जुडिशियल एस्पेक्ट है ना, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या जो उन्होंने अगर आगे किसी को इख्तियार दिया है उसके पास है। बिल्कुल, इसमें वो जुडिशियल या लीगल कोई वो बात नहीं है, उनकी अपनी असेसमेंट है। बिल्कुल ठीक है। मियां साहब आपकी तरफ आऊँगा। क्रिटिसिज्म बहुत किया गया मिलिट्री कोर्ट को, कहा जाता है जी इसके अंदर जो है वो ट्रायल ठीक नहीं होता, फला नहीं होता, लेकिन 19 के करीब लोग उन्होंने छोड़ दिए। इसका मतलब है कोई लीगल माइंड वहाँ पे बैठा होगा ना, जिसने देखा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, जो भी है, 19 लोग तो छोड़े हैं उन्होंने। जो 19 लोग जो छोड़े गए हैं वो बरीयत नहीं हुई। एक्विटल एक अलग चीज़ है और सजा माफी होना एक अलग चीज है। सजा माफी में आप सरेंडर करते हैं, लेकिन इवन देन मैं कहता हूं कि उनके पास राइट ऑफ अपील है। अगर वो समझते हैं कि उनके साथ अगर उनको सजा दी गई और वो गलत हुई तो उनके पास राइट ऑफ अपील है, वो अपील फाइल कर सकते हैं। एक मसला ये भी आता है ना, जो बंदा फंसा होता है वो कहता है जी मुझे किसी से छोड़ेंगे, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको जो है वो सजा माफी उसकी की गई है तो वो यकीनी तौर पर कन्विक्टेड पर्सन जो है वो कंसीडर होगा, और उसके लिए जो मुस्तकबिल में अगर कुछ ने जॉब करनी है ये उसके लिए, तो उसके लिए मसाइल होंगे, ट्रैवल करना है तो उसके लिए मसाइल होंगे, वो कन्विक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, अनलेस अनटिल उसकी जो पनिशमेंट है, जो कन्विक्शन है, वो किसी एपलेट फोरम से जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। अच्छा, एक सवाल इसके अंदर मियां साहब आपसे, अगर कह देती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कल को कि ये मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार नहीं था, ट्रायल गलत हुआ, ये सारा को, तो क्या ये सारी फिर जी बिल्कुल नहीं, फिर इनकी जो सजाएं हैं ये इनकी सारी जो है वो वाइड एब इनिशियो हो जाएंगी। अच्छा, यूं समझा जाएगा कि कभी इनका ट्रायल हुआ ही नहीं, इनको सजा जो है वो हुई नहीं। लेकिन फिर वही बात इंसानी हकूक के तहत हम ये करेंगे कि जो इतना अरसा वो कैदोबंद की उन्होंने सोच से बर्दाश्त की, फिर वो टाइम जो है वो उनका जो है वो हमारी अदालतों का आपको पता है कि एक लंबा अरसे तक लोग बरी हो जाते हैं लेकिन अदालतों के अंदर और जेलों के अंदर जो है वो मौजूद रहते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ये आपका जो है वो डिनोवो ट्रायल भी किसी और आम कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन इधर फिर जो है अगर अदालत कहती है तो फिर ये खत्म हो जाएगा, इनकी सजा खत्म हो जाएगी। नॉर्मली जो है वो नाज़रीन इस तरह के मुकदमात के अंदर कोर्ट्स भी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मामला जो है वो कर लेती है, लेकिन ज़रूरत समझ की है कि हमारे नॉर्मल कोर्ट्स
اس طرح کا ان کی ٹریننگ ہو، اس طرح کے ان کے اندر ایکوپمنٹ ہو کہ وہ اپنے مقدمات کو خود ہی نبیڑ سکیں، خود ہی ختم کر سکیں. کیونکہ ایک شکوہ یہ بھی آتا رہا کہ عام کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ بڑی مدت اختیار کرتا ہے، بڑا لمبا چلتا ہے، اس وجہ سے ان کا جلدی بہرحال یہ ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کا آنریبل سپریم کورٹ حتمی فیصلہ کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا معاملہ ہو. تینوں موضوعات کو ہم نے کوشش کی کہ قانون اور آئین کی نظر سے دیکھیں. تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اپنی قیمتی وقت سے ہمیں آگاہ کیا. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.